बेटे हेडिंग डालो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 8, 60 नंबर का है बेटे ये। आज डेट है 11 जून। बेटे सबसे पहले देख लेते हैं इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटे नंबर 2 लीवरेज, बात नहीं बेटे। नंबर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नंबर 5 कैपिटल बजटिंग, नंबर 6 रेशियो, नंबर 7 थ्योरी और नंबर 8 डिविडेंड डिसीजन। ये एक नया चैप्टर है 8वां जो सीए इंटर के कोर्स में जोड़ा गया है। ये सीए फाइनल के लेवल का है मगर हमारे यहाँ इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। सीए फाइनल में है मेन ये वाला 8वां चैप्टर। बाकी सारे 7 चैप्टर जो हैं बाकी के 7 वो डिटेल में। ठीक है, आज बेटे हम लीवरेज से शुरू करेंगे मगर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब्जेक्ट है क्या। बेटे मैं हटा दूं इसको। देखो नंबर 4 और नंबर 5 में, इनमें हमें दोनों में 22 क्लास लगेंगी, इन दो में 22, और बाकी सारी जो चैप्टर हैं वो 15 के आसपास क्लास में हो जाएंगे क्योंकि वो छोटे चैप्टर हैं। कोर्स बड़ा नहीं है मगर ये जो 60 नंबर का पोर्शन है ये टफ आ सकता है। अगर हम इसे ध्यान से करें तो 60 के 60 पूरे आ सकते हैं। कॉस्टिंग जितना टफ नहीं है, कॉस्टिंग से थोड़ा इजी है, मगर ये दो जो चैप्टर है ना इसमें पूरा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। अगर कॉस्टिंग में आप प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे ज्यादा टफ कहते हैं बेटे कि प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे ज्यादा टफ है, तो सुनो बेटे ये वाला जो चैप्टर है ना फिर उससे 3 गुना है लेंथ में भी, और जो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये एफएम का पीजीबीपी है बेटे। ये आसान भाषा में ये कहा जा सकता है। उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, समझ में आ जाता है बच्चों को। कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं, 4-4, 5-5 डेसिमल तक कैलकुलेशन होती है, तो उसकी वजह से। तो हम पहले छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हम लीवरेज से स्टार्ट करेंगे। एक इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है। मैं हटा दूं अब इसको। सो मैंने बेटे अभी चैप्टर के नाम लिखे, अब आप लिखिए बेटे इंट्रोडक्शन। बेटे हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। लिखिएगा बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज 2 aspects। बेटे इसके 2 एस्पेक्ट हैं।
मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेटे दो काम हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो पहला तो पैसे लेके आना, मतलब पैसे को इकट्ठा करना फर्म में, कि पैसा कैसे आएगा हमारी फर्म में। फिर दूसरा है उस पैसे का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना। जब बेटे हम पैसा फर्म में लाएं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो फर्म में पैसा आ रहा है ना, वो कम से कम कॉस्ट पर आए, मतलब पैसा हमारी जेब से ज्यादा खर्च ना हो। मतलब हमें इंटरेस्ट देना पड़े तो कम देना पड़े, डिविडेंड देना पड़े तो कम देना पड़े, ये हमारी इंटेंशन रहेगी। और जब हम उसको यूज करें पैसे को, तो जो उस पर आमदनी हो, रिटर्न, वो हमारी ज्यादा से ज्यादा हो। रिटर्न ज्यादा, कॉस्ट कम, ताकि जो बीच में डिफरेंस है प्रॉफिट, उसका मैक्सिमाइजेशन किया जा सके। ये हमारा एम है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। लिखिए इस बात को। नंबर 1 क्या हमें सीखना है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अरेंजमेंट पैसे को का इंतजाम करना, उसकी व्यवस्था करना, और यूटिलाइजेशन का मतलब उसका उपयोग करना पैसे का। लिखिएगा बेटे, इन सब कामों के लिए फाइनेंस मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फाइनेंस मैनेजर। लिखिए बेटे, फाइनेंस मैनेजर is the responsible person to manage finance। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो है वो फाइनेंस मैनेजर है। He should arrange funds in such a way that cost of capital may become minimum। मतलब फंड्स को इस प्रकार अरेंज करे कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये वो क्या हो सके बेटे? मिनिमम हो सके, कम से कम। और जब उनको यूज करे तो रिटर्न मैक्सिमम हो सके। एंड यूटिलाइज फंड्स इन सच अ वे that return on funds, that is investment, may become maximum। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम हो जाए। ये हमारे दो मेन एम है। तो इन शॉर्ट हम बोलें तो जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है उसके ऊपर दो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एक अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसके लिए है मैक्सिमम रिटर्न।
अगर फाइनेंस मैनेजर ये अचीव कर लेता है, ये दोनों बातें, this target, then profit can be maximized. ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटे, नाम है उसका लीवरेज। हटा दूं बेटे मैं इसको? बोलो बेटे, अगर कहो तो हटा दूं मैं इसको? हटा दूं? बेटे हेडिंग डालिएगा लीवरेज। Leverage is a tool to measure risk. बेटे लीवरेज एक टूल है रिस्क को मीजर करने का, मापने का। जैसे फीवर को आप थर्मामीटर से मापते हैं, वो भूकंप आता है तो सीस्मोग्राफ से देखते हैं उसको, तूफान आता है तो विंड वेलोसिटी से देखते हैं। इसी प्रकार से रिस्क, किसी बिजनेस में कितना रिस्क है, इसका मेजरमेंट लीवरेज से किया जाता है कि कोई बिजनेस कितना रिस्की है। बेटे दो तरह के रिस्क होते हैं, लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। थोड़ा सा लिख लें फिर मैं बोलना शुरू करूंगा इस पर। नंबर 1 ऑपरेटिंग रिस्क, और नंबर 2 बेटे फाइनेंशियल रिस्क। बच्चों ये दो रिस्क हैं, किसी भी बिजनेस में ये दो तरह के रिस्क होते हैं। अब हमें ये मीजर करना है पहले कि ये जिस जगह पर हम पैसा लगाने जा रहे हैं, जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, वो कंपनी कितनी रिस्की है। और ये दोनों लोग लगाएंगे सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदना चाहता हूं, तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर में पैसा लगाने से पहले मैं ये देखूंगा ये कंपनी कितनी रिस्की है। अगर क्योंकि कंपनी ज्यादा रिस्की होगी तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन होंगी ना उस कंपनी से, वो हाई होंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा रिस्की जगह पे आप पैसा लगाएंगे आपको इनकम ज्यादा चाहिए, है ना भाई। सीए करने में बहुत ज्यादा रिस्क है या नहीं है? कोई आपको सीए बनने के बाद 10,000 की सैलरी देने लगे, मुंह पे फेंक के मारोगे या नहीं उसके? बिल्कुल हाँ, उसे मारो या पैसे फेंक के मारो, बात एक ही है भाई। इतना रिस्क लिया है, पूरी जवानी उसमें लगा दी है, और फिर वो कह रहा है 10,000 ले ले, 12 ले ले, चल 15 ले ले, तो पिटेगा या नहीं वो बताओ तो बेटे अगर किसी कंपनी के अंदर रिस्क ज्यादा है और आप उस कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी या लो होगी? हाई होगी। मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर उसमें पैसा लगाना चाहता है तो वो ये चाहेगा कि जब उसको रिटर्न मिले तो वो हाई रिटर्न मिले।
आप बताइए, जब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हाई होगी और वो पैसा लगाता है कंपनी में, तो कंपनी को पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी उस शेयर होल्डर को। तो बताइए उस कंपनी की कॉस्ट कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी। और हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, कि फंड का जब अरेंजमेंट हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहे। क्या रहे? मिनिमम। और इसी प्रकार से जब ये कंपनी खुद कहीं और पैसा लगाएगी तो ये देखेगी जिस वेंचर में ये पैसा लगा रही है वो वेंचर लो रिस्क वाला है या हाई रिस्क वाला है। अगर बेटे हाई रिस्क वाला होगा तो कंपनी चाहेगी कि जो उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए हम जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पहला पॉइंट ये कि रिस्क को मेजर कर लें कि जहां हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी ज्यादा रिस्की है या कम रिस्की है। इसलिए हमारे यहां ये चैप्टर रखा गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे यहां अभी बड़ा एलिमेंट्री लेवल पर है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होके नहीं सोचना हमें स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में, क्योंकि वो हम सोचेंगे तो बेसिक बिगड़ जाएगा हमारा। सीए फाइनल में 2 सब्जेक्ट हैं इसके बेटे, एक तो एसएफएम ग्रुप 1 में, और एक इन्होंने ग्रुप 2 में जो पेपर नंबर 8 है उसमें इन्होंने 6 इलेक्टिव पेपर रखे, उनमें से 6 में से एक इसका भी है, मतलब एक इसका भी है और एक ये भी है। इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ऐसे कंप्यूटर ऑडिट ऐसे कुछ करके, एक तो इसका है और एक ये है, और 4 पेपर और है इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह, 3-4 पेपर और है। टोटल 6 पेपर है, उनमें से कोई एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे पूरा एक सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट के नाम से। तो आपको अभी सेंसेक्स जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे इससे कोरिलेट मत करना, इससे कोई कोरिलेशन मत रखना उसका, ठीक है। बहुत एलिमेंट्री लेवल पे है मगर हमें बेस समझ में आना चाहिए बिल्कुल क्लियर। तो बेटा मैंने क्या समझाया कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वेंचर कितना रिस्की है, हाई रिस्की है या लो रिस्की है, और उस रिस्क का मेजरमेंट जिस टूल से किया जाएगा उसका नाम लीवरेज है। और 2 तरह के रिस्क होते हैं बेटे, एक ऑपरेटिंग रिस्क और एक, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं बेटे, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ऑपरेटिंग रिस्क। लिखिएगा रिस्क which arises due to operating fixed cost। जो रिस्क अराइज होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण इज नोन एज, उसे हम कहते हैं बेटे ऑपरेटिंग रिस्क। उसे हम क्या कहते हैं बेटे? ऑपरेटिंग रिस्क। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा? जैसे बेटे फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, ये सब है। इसे कहते हैं बेटे हम ऑपरेटिंग रिस्क। वो रिस्क जो किसके कारण अराइज हो बेटे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण। आपने पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी है बेटे इसके बारे में। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप फिक्स कॉस्ट कंसीडर करते हैं ना बेटे, तो जितनी भी फिक्स कॉस्ट आपकी ऑपरेटिंग का मतलब है जो आपकी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट हो, जैसे परमानेंट स्टाफ की सैलरी, कोई एडवर्टाइजमेंट का फिक्स एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट, ये सब बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क अराइज होता है बेटे उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? अच्छा इतना तो मानते हैं ना, हमारा मेन टारगेट फिक्स कॉस्ट ही कवर करना होता है, हमने बार बार सुना ही है। क्यों बेटे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो तब इनकर होती है जब आपका कोई प्रोडक्ट बनता है और बिकता है ना बेटे। तो मेन टारगेट आपका किसको कवर करना होता है? फिक्स कॉस्ट को। अच्छा जब हम ये बोलते हैं ना कि मेन टारगेट हमारा फिक्स कॉस्ट कवर करना होता है, तो स्टूडेंट के दिमाग में कहीं कहीं ये रहता है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट कवर करना हमारा टारगेट नहीं है?
बेटे वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट होती है, मगर वो कॉस्ट तब आएगी जब ये पेन बनाओगे आप, वरना वो कॉस्ट नहीं आएगी। मगर उस फैक्ट्री का रेंट तब भी आएगा, आप चाहे ये पेन बनाओ चाहे मत बनाओ। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट तब आएगी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मगर यहाँ का रेंट, यहाँ के स्टाफ की सैलरी तो मुझे तब भी देनी है, आप चाहे आए या ना आए, छुट्टी हो या क्लास हो उस दिन। तो बेटे जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण किसी भी बिजनेस एंटिटी को रिस्क होता है उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। दूसरी बात लिखिएगा, फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क arises due to financial fixed cost is known as फाइनेंशियल रिस्क। और जो रिस्क फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण अराइज होता है उसे हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहानी बेटे आपको इसको लेकर अटकेगी इस चैप्टर में। जो इसको समझ लेगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको बहुत डिटेल में, चैप्टर इजी हो जाएगा उसके लिए। और शुरू के 2 चैप्टर के लिए मैं एक एक की पॉइंट बताऊंगा। अगर आप वो एक की पॉइंट दिमाग में बिठा लेंगे ना, आपके कोई क्वेश्चन लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर का आपका रुकेगा नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो बहुत ध्यान से सुनना है बेटे एक एक बात को। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बेटे 2 हैं, सिर्फ 2, तीसरी कोई फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 2। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन डेट्स, चाहे लोन्स कह लीजिए या डिबेंचर कह लीजिए या बॉन्ड्स कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये हमारी पहली फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। नंबर 2 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस ये 2, इक्विटी वाला नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला डिविडेंड। जब ये लिख लें तो बताइए मुझे, लिख लिया। अब बेटे मैं आपको ना एक इनकम स्टेटमेंट बनवाता हूं। इनकम स्टेटमेंट जैसे कॉस्टिंग में जरूरी है कॉस्ट शीट, है ना, ऐसे ही इसमें जरूरी है बेटे इनकम स्टेटमेंट। ये हमारा जो स्टार्ट हुआ है बेटे, ये यहां से ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है बेटे। कॉन्सेप्ट 1, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट 2 है, मगर ये सारे एक साथ जुड़ जाएंगे बेटे। अलग अलग नंबरिंग जरूर कर रहा हूं बट ये इंटर रिलेटेड है सब। और इंटरेस्ट को और प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सप्लेन करूंगा बेटे मैं अभी इसमें इनकम स्टेटमेंट में। आज की हमारी पूरी क्लास सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों पे चली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डेट्स और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनकम स्टेटमेंट बेटे 2 कॉलम जैसे हम हमेशा बनाते हैं किसी भी इनकम स्टेटमेंट में, वैसे ही हम बना रहे हैं बेटे, पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीस। सबसे पहले हम सेल्स या रेवेन्यू लिख देंगे। तो सेल्स या रेवेन्यू लिख दिया हमने, इसमें से लेस करेंगे बेटे हम वेरिएबल कॉस्ट। और हम पूरी क्लास जानती है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे क्या आता है, कंट्रीब्यूशन,
बेटे इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे सुन लेना जरा, ये जो हम फिक्स कॉस्ट यहां माइनस कर रहे हैं ना, ये वाली, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, जिसके बिना हमारा बिजनेस चल नहीं सकता है। ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग, जो आप पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग में माइनस करते हुए आए हैं, वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ये हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो आता था उसे हम क्या कहते थे? प्रॉफिट। बट अब हम इसको थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे और कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहेंगे बेटे? सही टर्म में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और इसको हम पीबीआईटी भी बोलते हैं, कुछ लोग ईबीआईटी भी बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीबीआईटी की फुल फॉर्म है प्रॉफिट। आपने एग्जाम में पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये लिख। इतना हम कॉस्टिंग में पढ़कर आए हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक के अंदर ये कवर हो चुकी बात। अब इसके आगे की जो इनकम स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है हमको। बेटे इसमें से लेस करते हैं, सुनना बेटे ध्यान से सुनो बेटे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। सर इसको फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कह क्यों रहे हैं? बेटे बैलेंस शीट में 4 तरह के फाइनेंस होते हैं, 4। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट्स। इन 4 पर जो पेमेंट की जाती है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। इक्विटी शेयर पर पेमेंट करना जरूरी नहीं है, आपके प्रॉफिट होने चाहिए, है ना। अकाउंट्स वाले सर ने भी बताया होगा और लॉ वाले सर ने भी बताया होगा, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस पर कोई ऐसे पेमेंट की नहीं जाती है, ऑल्दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, मगर कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं है। पेमेंट होती है 2 चीजों पर, एक डेट पर इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड। इसलिए इन दोनों को फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कहा गया है। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे हम, जैसे ही इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे ये आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। सर कौन से टैक्सेस? बेटे नो डाउट इनकम टैक्स, जीएसटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है बेटे। जीएसटी आएगा सेल्स के साथ, जीएसटी की बात नहीं हो रही है। ये हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया, पीबीआईटी में से आई माइनस कर दिया, पीबीटी रह गया। अब बेटे इसके ऊपर दिया जाएगा टैक्स। सर पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर लो। इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिल जाएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसको माइनस नहीं कर सकते, पहले इनकम टैक्स माइनस करेंगे। लेस टैक्सेस, ये माइनस कर दिया, ये पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये माइनस करने के बाद लेस डिविडेंड। अब ये जो प्रॉफिट बचा, सुनो बेटे, आपने भी सुना होगा प्रॉफिट के 3 हिस्सेदार होते हैं। प्रॉफिट का पहले हिस्सेदार गवर्नमेंट होती है, दूसरा हिस्सेदार शेयर होल्डर होता है, और शेयर होल्डर के बाद जो बचता है वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है। गवर्नमेंट को तो हमने दे दिया टैक्स। अब इस बचे हुए प्रॉफिट में से अब जो पहले मिलेगा वो शेयर होल्डर को मिलेगा, और शेयर होल्डर में भी 2 तरह के शेयर होल्डर, इक्विटी और, तो पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये माइनस कर दिया हमने। अच्छा, ये आप जानते होंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पर सीडीटी दिया जाता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अकाउंट में बहुत बार आई होगी ये बात, है ना बेटे। तो अगर क्वेश्चन में सीडीटी के बारे में बात है तो माइनस करना,
क्वेश्चन में सीडीटी को लेकर कुछ नहीं कहा गया तो आप भी साइलेंट रहना। तो मैं यहां लिख देता हूं इंक्लूडिंग सीडीटी। मगर बेटे ये सीडीटी तब लेना है जब क्वेश्चन में कुछ कहा गया हो, नहीं कहा गया हो तो आप भी साइलेंट रहना। इफ गिवन इन, ये माइनस कर दिया, ये आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया। इक्विटी डिविडेंड इसके बाद। अच्छा बेटे मैं इससे पहले इक्विटी डिविडेंड माइनस करूं, यहां रुक के एक बात बताना चाहता हूं, सुन लो बेटे, समझा मैं बाद में दूंगा मगर अभी सुन लो। ये जो है ना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमारे बहुत काम की चीज है पूरे चैप्टर में। अगर इस अर्निंग अवेलेबल को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुत जरूरत पड़ेगी हमारी इसकी इस चैप्टर में, ठीक है, बात समझ। ये इक्विटी डिविडेंड माइनस, तो इक्विटी डिविडेंड जब हम माइनस करेंगे तो इसमें भी बेटे इंक्लूडिंग सीडीटी लेना। अच्छा मैं एक बात कह रहा था अर्निंग पर शेयर वाली, बेटे अर्निंग पर शेयर हर एक चैप्टर में आपको कंप्यूट करने के लिए आएगा, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सिंपल सी बात है, हमारी इस रेवेन्यू में से सारी पेमेंट करने के बाद जो बचा उसे हम कहेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आप देखिए हम यहां से यहां तक कितनी पेमेंट कर चुके हैं? 5। वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग फीस कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 5 पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। इफ गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब इसमें ना फॉर्मूला बेस्ड है, मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, मगर मैं फिर उस फॉर्मूले को उठा के रख दूंगा एक तरफ, फिर मुझे आपको एक्स्ट्रा बताना है, मेन वो चीज सीखनी है हमको, वो किताबों में गिवन नहीं है वो चीज, ठीक है, मगर हमारे वो चीज समझ में आनी चाहिए, ये चैप्टर की क्लैरिटी बढ़ जाएगी बेटे। आज हमारा सारा समय इसी पर लग जाएगा बेटे। ये सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो बचा बेटे उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड का मतलब है जो हमने बचा लिया पैसा, अर्निंग, और ये पार्ट बनता है जाके रिजर्व एंड सरप्लस का, और ये जितना इकट्ठा करते रहोगे उसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस, है ना बेटे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जनरल रिजर्व है, ना बेटे ये जनरल रिजर्व नहीं है। जनरल रिजर्व तो ये जो डिविडेंड दिया है ना आपने, इनको माइनस करने से पहले इसी प्रॉफिट से पहले ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में, एज पर द कंपनी लॉ, है ना। ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये तो बेटे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा, या एक्यूमुलेटेड रिजर्व कह देते हैं, या बहुत सारे लोग इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ये वो है रिटेन्ड अर्निंग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, अर्निंग पर शेयर, शॉर्ट में हम इसको ईपीएस बोलते। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। स्टार्ट करते बेटे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल लिखना बेटे मेरे साथ। आपको बस ये बताना है कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है।
particulars A limited, B limited. सेल्स 5 लाख 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख 3 लाख, 60% है मान लो। ये 60% एक और चीज डिनोट करता है कि बेटे 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, पीवी रेशियो। अगर 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होती है तो 40% पीवी रेशियो होती है। मालूम है आप सबको? बेटे ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दो लाख 2 लाख। इसमें से माइनस कर दो बेटे फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी फिक्स कॉस्ट है 50,000, इसकी है 1 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, या इसको हम पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं। 1.5 लाख। बेटे इस सवाल का जवाब दो आप लोग। देख के बता सकते हो कौन सी कंपनी रिस्की ज्यादा है? कैसे बताया बेटे आपने? हाँ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। आइए लिख लेते हैं बेटे इस बात को। सर सिर्फ इतना सा बताना था? हाँ बेटे इतना सा बताना था। बेटे अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन आएंगे ना अभी सामने। बी लिमिटेड इज, लिख दो बेटे, मोर रिस्की। कंपनी सिंस इट हैज ग्रेटर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बोलो बेटे, अधिक है इसकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ या ना। अच्छा आपने देख के बता दिया ना? बोलो बेटे। मान लो आप डॉक्टर हो, आपके पास 2 पेशेंट आए, उसने कहा कि जी मुझको बुखार है। आपने हाथ देख के बता दिया बुखार है ना? हाथ लगा के, माथे पे हाथ लगा के, गले पे हाथ लगा कर, उसकी कलाई पकड़ के बता दी बुखार है। बेटे आप ये भी बता सकते हो हाथ से चेक करके कि कितना बुखार है, कितना है। ये तो बता सकते हो है या नहीं है, ये भी बता सकते हो कितना है उसको। बोलो बेटे। तुमने देख के बता दिया कि भाई ये ज्यादा रिस्की है। क्यों है ये ज्यादा रिस्की? क्योंकि यहां पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। मगर आपने ये बता दिया कितनी रिस्की है। भाई आप देख के ये तो बता सकते हो कि इसको फीवर है, मगर ये बता सकते हो 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, या मलेरिया है, डेंगू है, ये बता सकते हो सिर्फ चेक करके? नहीं बता सकते बेटे, उसकी फर्दर जांच पड़ताल करनी पड़ती है आपको। थर्मोमीटर लगाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो बेटे वो सीखना हमें। ये तो कोई भी देख के बता देगा कि भाई बी लिमिटेड ज्यादा रिस्की है। तो हमें लीवरेज के चैप्टर में ये सीखना है कि रिस्क की मेजरमेंट होती कैसे, और फिर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, और वो रिस्क निकाल क्यों रहे हम। हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। टोटल 3 या 4 क्लास लगेगी इस चैप्टर के ऊपर हमें कंप्लीट करने में। मिनिमम 3 क्लास लगती है, मैक्सिमम 4 या 5 क्लास लगती है, अगर और स्लो कर दें हम अपनी स्पीड। 5 से ज्यादा नहीं लगती है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो सिर्फ ये नहीं बताना है कौन सी ज्यादा रिस्की है, ये भी बताना है कितनी है और उस रिस्क के परिणाम क्या होंगे, ये बताना है। जरा लिखिएगा बेटे, ये आंसर का पार्ट नहीं है जो मैं लिख रहा हूं। लिखना।
अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उसका एक सीधा सीधा असर बताओ इन दोनों के गैप पर पड़ेगा या नहीं? बोलो बेटे, कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतना ही ज्यादा गैप आ जाएगा या नहीं? बोलो हाँ या ना। चलो लिखो इस बात को, ड्यू टू ऑपरेटिंग रिस्क ब्रैकेट में लिखना विच अराइजेज ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट क्लोज, ड्यू टू ऑपरेटिंग रिस्क ब्रैकेट के बाद गैप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड PBIT इंक्रीजेस। बोलो बेटे ये बात सही है या नहीं है? गैप जो होता है कंट्रीब्यूशन और PBIT का वो बढ़ जाता है। इट मीन्स गैप बिटवीन these two elements depicts ऑपरेटिंग रिस्क। बेटे मैंने क्या लिखा वो सुनना ध्यान से। मैंने लिखा कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन और PBIT का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन दोनों चीजों के जो बीच में गैप है उसी का नाम ऑपरेटिंग रिस्क है। लिखना बेटे। नंबर 2, इफ कंपनी सीक टू मीजर, वो मीजर करना चाहती है अगर इट्स ऑपरेटिंग रिस्क then company should determine its degree। कंपनी को इसकी डिग्री बतानी चाहिए। जब भी भूकंप आता है तो वो बताते हैं 5.8 की स्पीड से आया है, 6 आया है, 6.1 आया है, ऐसे बताते हैं। अभी गर्मी है तो वो बताते हैं, ये नहीं कहते आज बहुत तेज गर्मी थी, वो बताते हैं भाई 47 थी, या कल बताया उन्होंने 48 डिग्री थी, है ना। कभी भी नहीं हुआ है 48, तो उन्होंने बताया आज 48.5 है, तो वो बताते हैं। वो ये नहीं कहते कल से भी ज्यादा गर्मी थी, है ना, ऐसे नहीं बोलते वो। तो बेटे ऐसे हम नहीं बता सकते कि बी ज्यादा रिस्की है, कह तो सकते हैं मगर कितनी रिस्की है उसके लिए हमें उसकी क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी बेटे? डिग्री। और इस डिग्री का नाम होगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। और इसकी जो ज्यादा इंप्रोवाइज टर्म लिखी गई है वो ये है, डिग्री ऑफ रिस्क को बोलते हैं लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, शॉर्ट में बोले DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। हमें यह पढ़ना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। पहले एक छोटा सा इसका और लिखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं बेटे। हमें यह पढ़ना है बेटे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। आइए इस बात को लिखते हैं। हटाऊं बेटे मैं इसको? बेटे क्लास के लास्ट तक सारी चीजें ये आपस में जुड़ जाएंगी। क्या पढ़ना है बेटे हमें? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सुनो बेटे, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण अराइज होता है बेटे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण। किसके कारण अराइज होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो चीज अराइज होती है उसका नाम क्या है बेटे? ऑपरेटिंग रिस्क। देख के बता सकते हो कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है,
मगर उसकी डिग्री डिटरमाइन करना जरूरी है, और डिग्री को बोलेंगे बेटे हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री है, ऐसे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क की डिग्री, और उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और फिर दोनों रिस्क के कारण जो अराइज होगा रिस्क, उसको बोलेंगे टोटल रिस्क। क्या बोलेंगे? कंबाइंड रिस्क, एग्रीगेट रिस्क, ओवरऑल रिस्क, और उससे जो बनेगा उसका नाम होगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो तीन तरह की डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये तीन पढ़ने के बाद फिर हमें पता लगाना है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे इनकम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या देखना है इससे, ये हमें पढ़ना है। ये हमारा मोटिवेट चैप्टर का। बात समझ में आ रही है? आप हेडिंग डालिए। वैसे तो मैं इस पर पेज पर 3 कॉन्सेप्ट लिखूंगा, मगर अभी एक लिखकर बाकी 2 के लिए मैं जगह छोड़ दूंगा। पहले उस एक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में बाकी के 2 को देखेंगे। नंबर 1, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। एक तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 शुरू हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना है बेटे और लिखना भी है। शॉर्ट में हम बोलेंगे इसको DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज रेफर्स टू ऑपरेटिंग रिस्क। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है बेटे? ऑपरेटिंग रिस्क। जब भी कोई कहेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, क्या ना, इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी में कितना ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क, यानी कि बेटे इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारी कंपनी में कितना बिजनेस रिस्क है, ये पता चलता है इससे। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जिसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल में समझाऊंगा, अभी फिलहाल लिख लेना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को मेजर करने का एक आसान सा फॉर्मूला हमें किताबों में बताया गया है, बुक्स में बताया गया है। कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT, ये फॉर्मूला बताया गया है। लिख लो पहले। अभी आपने एक एग्जाम्पल लिखा था, उस पे जाओ, फॉर्मूला सामने रहेगा, आप अपने एग्जाम्पल पे चले जाओ। आप उसमें ए लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन देखकर बताओ कितना था। हाँ बेटे 2 लाख, और PBIT देखकर बताओ कितना था 1.5 लाख। 2 लाख को बेटे 1.5 लाख से डिवाइड करो सब, 1.3333 है ना बेटे। सुनो 1.333 क्या टाइम्स, क्या बोलेंगे इसको? टाइम्स। सेकंड वाला देख के बताओ कंट्रीब्यूशन कितना था, और PBIT 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख कितना आएगा? तो किसका ज्यादा टाइम्स आ रहा था? तो ये डिग्री का जितना नंबर ज्यादा आएगा ना बेटे, उतनी ज्यादा रिस्की मानी जाएगी कंपनी। जैसे ए का आ रहा है 1.33 टाइम्स और बी का आ रहा है 2 टाइम्स, तो और मान लो सी होती उसका आता 3 टाइम्स, तो सी ज्यादा रिस्की मानी जाती है। ठीक है बेटे। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT, ये एक बुक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला, मगर मुझे कुछ और समझाना है बेटे, है ना। ये बुक खोल के देखेंगे हम, ये मिलेगा हमको लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT। अच्छा बेटे, इस एग्जाम्पल में तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। मान लो कोई कंपनी है Z लिमिटेड, उसका कंट्रीब्यूशन मान लो बेटे 5 लाख और PBIT भी 5 लाख। बताओ DOL कितना आएगा? बोलो ना भाई, कितना आएगा? 1 आएगा ना भाई। 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख कितना हो गया? इस 1 का क्या मतलब समझते हैं बेटे आप? आराम से बताओ बेटे, समय लेकर। मैंने बोला मान लो मेरी एक कंपनी है, उसका कंट्रीब्यूशन 5 लाख, PBIT भी 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 1 टाइम आएगा ना बेटे। इस 1 टाइम का मतलब क्या समझते हैं आप?
फिक्स कॉस्ट जीरो है बेटे, ये दोनों बराबर तभी आएंगे जब फिक्स कॉस्ट जीरो, और ऐसा हो पाना संभव नहीं है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। क्या आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस ऐसा हो कि जिसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ना के बराबर हो। ये हो सकता है कि डिबेंचर ना हो, ये हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो, मगर आज के इस कंपटीशन के टाइम में वो होना भी पॉसिबल नहीं है एक बड़े बिजनेसमैन के लिए। मगर फिर भी मैं मान लेता हूं, मगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बिना बिजनेस चलाना इमेजिनरी सिचुएशन वाली बात है ना। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए 1, तो कहना इस कंपनी का बिजनेस रिस्क जीरो है, निल है। अच्छा आप बताना, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या? कंट्रीब्यूशन 4 लाख, पीबीआईटी 5 लाख, बोलो बेटे, ये चमत्कार है, ये नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? चमत्कार है ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई 4 लाख? मगर एक बार ऐसा आरटीपी में आ चुका है, अब वो गलती से छप गया है, क्या हुआ है वो मैं नहीं कह सकता हूं, बट आ चुका है ऐसा, तो बेटे वो किताबी बात रहेगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसका कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता कि कंट्रीब्यूशन 4 लाख हो और पीबीआईटी 5 लाख आ रहा हो। मतलब उस महीने लैंडलॉर्ड ने रेंट लिया नहीं बल्कि दिया है खुश होकर, उसके लड़का हुआ है, ये समझ हो नहीं रहा था और अचानक से हो गया, तो उसने फालतू दिया है वापस आके कि भाई तुम रखो, क्यों मनचंदा? लिखो बेटे, इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1, इट मीन्स देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क। इसका मतलब होगा कोई ऑपरेटिंग रिस्क नहीं है, हेंस नो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एक जेएफके में बात लिख देता हूं, वैसे तो ये भी जेएफके की थी मगर फिर भी, DOL लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बेटे ये तो हो सकता है बकरी और शेर एक ही घाट पे पानी पी रहे हो, मगर ये नहीं हो सकता कि शेर भी दूध देने लगे, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं, DOL 1 हो जाए एक बार को समझ में आ जाएगा, होना ये भी मुश्किल है, ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है, बट ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसलिए लिखवा दिया कि बाई चांस फिर से कहीं देख लो लिखा हुआ, क्योंकि एक से एक कलाकार टीचर है और वो अलग अलग अपनी बुक छापते रहते हैं और बच्चे बड़े प्रभावित हो जाते हैं ऐसी बातों से, भाई ये नई चीज दी है, भाई गलत दी है उसने। तो ये अगर DOL कहीं लेस देन 1 आ जाए तो ये सही नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ओके बेटे, सुनो बेटे, अब इसके नीचे आप पेज छोड़ देना, अभी लिखना मत, इसके नीचे हमें 2 पॉइंट लिखने हैं इसके जैसे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल 2 समझाऊंगा, इसे छोड़ देना बेटे। एग्जाम्पल 2, सेल्स, बेटे बात नहीं, सेल्स है मान लो 10 लाख की और वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 6.5 लाख रुपए, 65%। कंट्रीब्यूशन आ गया 3,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख, इसे माइनस कर दिया, पीबीआईटी आ गया 2 लाख। इसमें से बेटे इंटरेस्ट माइनस होगा 50,000, इसे हम कहते हैं बेटे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये है
ये वाली ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख। इसमें से माइनस करेंगे टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1 लाख। मैं एक आपको आसान सी बात पूछ रहा हूं, आप बता दीजिएगा। ये कंप्यूट करना है बेटा। क्या आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला देख के ही कंप्यूट कर दे, मगर मुझे कैसे निकाला बेटे आपने? कंट्रीब्यूशन अपॉन, लो बेटे हमने लिख दिया कंट्रीब्यूशन अपॉन, बताओ बेटे कंट्रीब्यूशन कितना है? 3.5 लाख। पीबीआईटी कितना है बेटे? ये आ गया 1.75 टाइम्स। कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए बस अभी। हाँ, ये लिख लिया आपने। मैं अभी बस यही 2-3 पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटे आपको, मगर ये अच्छे से समझा के भेजूंगा मैं आपको। ये लिख लिया था अभी आपने। अभी मैं यहाँ 2nd और 3rd पॉइंट भी लिख रहा हूं, देखिए मेरे साथ। अभी वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है जो हमने एग्जाम्पल 2 स्टार्ट किया है, अभी उसे करना है। अच्छा, इनको मैंने अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे इसको मैंने डिटेल में थोड़ा बताया, इनको अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मगर मैं आगे चल के बताऊंगा इनको भी आज ही की क्लास में। नंबर 2 लिखिएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब ये तो समझ पा रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल रिस्क के कारण अराइज होगा। बोलो बच्चों, ये अराइज होगा इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड या फिर दोनों के कारण, या फिर दोनों के कारण। डीएफएल लिखिएगा। कोई पूछे डीएफएल क्या रेफर करता है, कहना डीएफएल रेफर्स टू फाइनेंशियल रिस्क। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों हाँ या ना। डीएफएल का एक साधारण सा फॉर्मूला, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला आपको किताब में दिया हुआ है। हम अभी वही लिख रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है। थोड़ी देर में हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। ये दिया हुआ है पीबीआईटी अपॉन प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लेना इसको, अभी समझा नहीं रहा हूं मैं, समझाऊंगा अभी इसको। और लिखना बेटे, डीएफएल अगर 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा इट मीन्स देयर इज नो
financial risk, hence no financial fixed cost. और JFK में फिर वैसी ही एक बात, DFL लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। बेटे इक्वल टू 1 होना पॉसिबल नहीं है, लेस देन 1 की तो बात हम करें ही ना तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी मैंने लिख दिया, आप जानते हैं क्यों लिख दिया, ताकि कहीं लिखा हुआ देखें तो घबराए नहीं। तीसरा हम पढ़ेंगे इन दोनों के को कंबाइन करके जो रिस्क लिया जाता है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, या टोटल लीवरेज भी बोलते हैं। टोटल लीवरेज, ओवरऑल लीवरेज या एग्रीगेट, मतलब दोनों रिस्क को जोड़कर लिखना बेटे। इट रेफर्स टू कंबाइंड रिस्क which arises due to operating fixed cost and financial fixed cost. और बेटे ये कैसे निकालेंगे सुने, वो जो दो लीवरेज आए ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, बेटे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के प्रोडक्ट को, दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कहते हैं। बेटे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखना, इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दें कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT, और इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दें, जैसे हम इधर लिख दें कंट्रीब्यूशन अपॉन, और इधर लिख दें PBIT अपॉन प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल, क्यों? क्योंकि बेटे वो PBIT से PBIT कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा ना। DCL इक्वल टू 1, इट मीन्स देयर इज नो रिस्क। इसका 1 होने का मतलब है कोई रिस्क है ही नहीं, और इसके 1 होने का मतलब यह है कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, ना ऑपरेटिंग ना फाइनेंशियल। ये प्योर इमेजिनरी केस है। ये आइए अभी हम एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। आप यही वाला पेज खुला रहने देना अपने रजिस्टर पर, इसे देख के बोलना आप। आइए बेटे, आप यही वाला पेज रखिएगा। देखो बेटे, हमने DOL निकाल दिया था। देखो बेटे इधर देखो, हमें दूसरी चीज ये निकालनी है DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब आप अपने कॉन्सेप्ट वाले पेज पे देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, देख के बोलिए बेटे। DFL इज इक्वल टू, बोलिए बेटे, PBIT अपॉन प्रॉफिट आफ्टर
ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बेटे दरवाजा बंद कर दिया करें। बोलो बेटे, अब आप इधर देखिएगा बेटे, देखो बेटे पीबीआईटी तो ये है 2 लाख, इधर ध्यान दीजिएगा, और प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बेटे ये है 1.5 लाख, क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही है 50,000। और आप बताइए फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बाद आपका प्रॉफिट कितना है, बोलो ना बेटे, 1.5 लाख। तो पीबीआईटी है आपका 2 लाख और प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना है बेटे। तो क्या मैं ये भी बोल सकता था कि यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। सामने देखिए बेटे सब लोग, मैंने बोला पीबीआईटी तो है 2 लाख और प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पूरे क्वेश्चन में एक ही है बेटे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को माइनस करते ही जो प्रॉफिट बचा वो कितना है बेटे, 1.5 लाख। बोलो यही तो बचा 1.5 लाख। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की जगह पीबीटी? नहीं, बोल तो सकता हूं फिलहाल, कोई दिक्कत थोड़ी है बोलने में, मुझे तो कोई अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मगर जब प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा तब नहीं बोल सकता, फिलहाल तो बोल सकता हूं ना बेटे मैं। बोलो हाँ या ना। तो बेटे पीबीटी भी बोल सकता था, इसलिए जब बुक पढ़ेंगे आप, अगर पढ़ेंगे तो पीबीटी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में। क्या मिलेगा आपको? तो पीबीआईटी अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर इतना सब नहीं लिखते, वो सीधा लिख देते पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, क्योंकि पीबीआईटी और पीबीटी में इंटरेस्ट का डिफरेंस है। मगर वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, वहां वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा। बोलो बेटे, फिलहाल ये कितना आया आंसर? 1.333 टाइम्स। बोलो बेटे, अब कॉन्सेप्ट वाले पेज पर देखना डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या दिया हुआ है, या तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बेटे, या एक और दिया हुआ है हमने निकाला है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन, वही लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब आप देखें कंट्रीब्यूशन कितना है बेटे, कंट्रीब्यूशन है कितना, 3.5 लाख, और प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना है बेटे, जरा डिवाइड करें, 2 टाइम्स। बेटे एक बात बताना जरा, इनकी मल्टीप्लाई करके भी इसी के आसपास आ रहा है क्या, देखना जरा। बोलो बेटे, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको जरा कंप्लीट करो, क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो, आंसर को भी कंप्लीट करो। क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट लिख लेना, डीएफएल डीसीएल, और फिर आंसर को कंप्लीट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ये है बेसिक जो मैंने बात बताई, ये 3 चीजें सीखनी है। ये हमारे इस चैप्टर का एक 33% हिस्सा है, 1/3, 2/3 हमें अभी और सीखना है, वो आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी इनकम्प्लीट है अभी। बेटे जल्दी नोट करें। मैं इसको हटा दूं बेटे। अब बेटे आपने फॉर्मूले याद करने बैठ गए, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, पीबीआईटी अपॉन ये अपॉन ये। बेटे एग्जाम में जाके ना पीबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इतना स्ट्रेस होता है वहां पे। मतलब हम चीज हमें मालूम है, सही मालूम है, मगर हम हमेशा उल्टी लिख देते हैं। ठीक है, ABCD में से मालूम है D करना है, मगर फिर भी मन करता है नहीं C कर दे, और C कर देते हैं। और बाद में बेटे फिर C का केस पता है तुम्हें क्या होता है बेटे चैंपियन बन जाता है आदमी, वो था D बेटे। तो ऐसा बहुत होता है बेटे। अभी ये जो अभी आए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनमें ऐसा ही हुआ है बच्चों के साथ। बेटे हटा दो इसको, हटा दूं? सुनो बेटे, अब आप ये सब फॉर्मूले याद मत करना जो भी मैंने लिखवाए।
वो तो रस्म अदायगी हो गई बेटे। अब आप ये याद करना जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो बेटे डिग्री ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइन की नहीं बात कर रहा हूं, तीनों की बात कर रहा हूं, एक ही फॉर्मूला याद करना है। लिखो बेटे डिग्री ऑफ लीवरेज। देखो बेटे प्रॉफिट, अच्छा बताओ लीवरेज कौन सी कॉस्ट के कारण अराइज होता है? फिक्स कॉस्ट के। कौन सी कॉस्ट के? फिक्स कॉस्ट आने की वजह से जो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट से पहले होता है और जो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के बाद होता है उनमें डिफरेंस पैदा हो जाता है, और उसी डिफरेंस को बेटे हम रिस्क या लीवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? रिस्क या लीवरेज। किस, बोलो बेटे, रिस्क कौन सी कॉस्ट के कारण अराइज हो रहा है? और फिक्स कॉस्ट के कारण जो प्रॉफिट पहले था और जो बाद में, वो दोनों कैसे प्रॉफिट हो जाते हैं? अलग अलग। और उसी अलग अलग प्रॉफिट में जो गैप पैदा होता है उसको हम लीवरेज कहते हैं। देखो बेटे उस लीवरेज को कैसे निकालते हैं, ये है बेटे इसका कंक्लूजन। प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट बस ये है बेटे हर जगह। ये शॉर्ट में फिक्स कॉस्ट से पहले वाला प्रॉफिट लो और फिक्स कॉस्ट के बाद वाला। आइए मैं दिखाता हूं बेटे, ऐसे ही किया हमने। देखो देखो, एक मिनट नोट कर लेना। देखो इधर, आप बताओ, इधर देखो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले प्रॉफिट कितना था हमारा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले, उसका नाम क्या है? फॉर्मूले में उठा के उन्होंने कंट्रीब्यूशन लिख दिया ताकि दिमाग पे जोर ना पड़े आपके। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद क्या प्रॉफिट था? फॉर्मूला बना दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीआईटी। हम कह रहे हैं ऐसे नहीं, फिक्स कॉस्ट से पहले वाला प्रॉफिट देखो, फिक्स कॉस्ट के बाद वाला प्रॉफिट देखो। बोलो बेटे, प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर फिक्स कॉस्ट। फिर इन्होंने देखो फाइनेंशियल लीवरेज में क्या लिया था? 2 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट थी? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जस्ट पहले वाला प्रॉफिट देखो, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के जस्ट बाद वाला प्रॉफिट देखो। कंबाइंड लिवरेज में दोनों फिक्स कॉस्ट देखनी थी, तो इन दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले वाला प्रॉफिट बताओ कितना है? दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले वाला, और दोनों फिक्स कॉस्ट के बाद वाला प्रॉफिट बताओ। यही तो करा है हमने। जो भी फिक्स कॉस्ट लोगे वही वाला लिवरेज आएगा। ऑपरेटिंग लोगे तो ऑपरेटिंग वाला आएगा, फाइनेंशियल लोगे तो फाइनेंशियल वाला आएगा, दोनों लोगे तो कंबाइंड आएगा। बोलो बात समझ में आती है नहीं? बोलो हाँ ना बोलो बेटे। तो हमें क्या करना है बेटे? ये है मेन फॉर्मूला, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट से पहले वाला और प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के बाद वाला, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये कंक्लूजन है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है। जो हमने पिछली 1-1.25 घंटे की क्लास ली है उसका कंक्लूजन ये निकला। प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर फिक्स कॉस्ट। ओके बेटे, अब मुझे आपको फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को डिटेल में समझाना है, बस उसी पर मैं अपनी क्लास आज की पूरी कर दूंगा। आप कहो तो मैं इसको हटा दूं, हटा दूं ये। अब बेटे आप फॉर्मूला बना पाओगे ना? आप इसी चीज को दिमाग में रखना अपने, अब जब मैं फॉर्मूला आपसे बनवाऊंगा, ठीक है? आइए मेरे साथ नोट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक 5 ही डाल लेंगे हम। सबसे ज्यादा तंग आपको यही करेगा जो अब हम पढ़ रहे हैं। बोलो बोलो। वो पेज पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले के नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, अगले पेज पे लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पे लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ, बेटे बात नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बस बेटे इसको बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। और एक अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको की वर्ड बताऊंगा, की पॉइंट, वो समझ लेना। हर एक क्वेश्चन लीवरेज का हो जाएगा आपका आसानी से, चाहे मॉड्यूल का हो, यहां का हो, बुक का हो, किसी का भी हो। इसी सप्ताह के लास्ट में आपको बुक मिल जाएगी बेटे सबको। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 3। सेल्स 12 लाख,
लिख लो मेरे साथ। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, कंट्रीब्यूशन 6 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, पीबीआईटी 4 लाख। ये 6 लाख वो प्रॉफिट है जो बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ये 4 लाख वो प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, माइनस इंटरेस्ट। मान लो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3 लाख, माइनस टैक्स, टैक्स का रेट मान लो 40%, 1 लाख। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, एक 1,80,000। इसमें से दिया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड है 60,000 रुपए का, ये आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है बेटे, बोलो। ये इधर देखना बेटे, बताओ ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है या नहीं? बोलो बेटे। और बताओ ये भी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है या नहीं? बोलो बेटे, हाँ ना बोलो। ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। बताओ बेटे हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल? जोर से बोलो। लो बेटे हमने लिख दिया फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट कितना है बेटे? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बेटे? टोटल मिला के कितना आया? चलो अब आप बताओ मुझे ये, अब आप ये सब आप मुझे बताना, मुझे नहीं मालूम, आप बताना। प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। सुनो बेटे, मैं आपसे 2 बातें पूछता हूं, आप जल्दी जल्दी बताना। सुनो, सबसे पहले मुझे आप इस स्टेटमेंट में से देखकर बताओ प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कौन सा है और कितना है? प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट 4 लाख यानी कि पीबीआईटी। बोलो हाँ या ना। अब बताओ मुझे प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना है? जोर से बोलो। क्या बोल रहे हो पता नहीं बेटे। प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट 4 लाख है। किसी को कोई प्रॉब्लम है 4 लाख में? बोलो भाई बोलो ना। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट 4 लाख है। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के डिविडेंड से पहले प्रॉफिट 4 लाख है। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद वाला प्रॉफिट बताओ। बोलो 2,40,000। बस सुनो बेटे, अब पेन नहीं चलाना। अब इधर देखो मेरी तरफ, ए विशाली दीदी इधर देखो। देखो बेटे, ये इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले वाला प्रॉफिट है। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो उसके बाद वाला प्रॉफिट। अब आप पेन नहीं चलाइए, अब आप इधर देखिए। यही जो जगह है ये वाली,
ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसमें मतलब घायल ना हो। ये सबसे मेन बात है इस चैप्टर की। जितना भी अभी आपने बताया वो सारा गलत है। ये गलत है आपने जो बताया, ये गलत है आंसर। पूछिए क्यों? बेटे ये इंटरेस्ट उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिस पर अभी टैक्स नहीं दिया गया है। अब देखो, इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले बाहर हो गया, और प्रेफरेंस डिविडेंड उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिसमें से टैक्स दे दिया गया। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स वाले पार्ट का प्रॉफिट वाले का पार्ट है, और डिविडेंड आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट का पार्ट है। कभी आपने एक्स और वाई प्लस किया आज तक मैथमेटिक्स में? आप बताओ, बोलो ना हाँ ना। किया है कभी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x या इज इक्वल टू 2y किया है कभी आपने? बोलो हाँ ना, बोलो बेटे। तो आपने ये दोनों कैसे जोड़ दिए? ये इंटरेस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिसमें से अभी तक टैक्स नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? और प्रेफरेंस डिविडेंड उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिसमें से क्या दे दिया गया है? टैक्स। या तो इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स बनाओ या प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स बनाओ। समझ में आ गई बात या नहीं? दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ, और वो प्लेटफॉर्म है दोनों को बिफोर टैक्स पर लाओ, क्योंकि इंटरेस्ट पहले ही दिया जाएगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड पर यह भी एक वजह होती है कि हम टैक्स दे चुके होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर के हैंड में टैक्स नहीं लगता है। मगर अब ये लॉ बदल गया है, 10 लाख तक नहीं लगता है, 10 लाख के बाद लगता है ना? तो बेटे इसको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। अभी मैं इसको भी डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल कैलकुलेशन बता रहा हूं। किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाना हो, इधर देखो बेटे मेरी तरफ, आप ये मानते हो या नहीं कि प्रेफरेंस डिविडेंड उस प्रॉफिट में से दिया गया है? विशाली दीदी, ये उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिसपे से टैक्स दे दिया गया है। बेटे समझ में नहीं आई आपको मेरी बात? ये 60,000 1,80,000 में से दिया गया है या नहीं? और 1,80,000 पर टैक्स दे दिया गया है। तो और ये 1,00,000 रुपए उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिस पर अभी तक टैक्स। इन दोनों को ऐड करके सीधा सीधा ऐसे नहीं बोल सकते 1,60,000। इस 60,000 को बिफोर टैक्स बनाना होगा। और याद कर लो, मैं अभी समझाऊंगा अभी कुणाल भाई, किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाना हो, क्या बनाना हो बेटे? उसे 1 - t से डिवाइड कर दो। सर क्यों? वो मैं अभी समझाऊंगा, 1 - t से क्या कर दो? और किसी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना हो तो 1 - t से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इंटरेस्ट को किसी क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स बनाना पड़े तो इंटरेस्ट के साथ 1 - t लिख देंगे, और किसी चीज को बिफोर टैक्स बनाना हो तो 1 - t से डिवाइड। ये तो मैंने रटने वाली बात बता दी, समझाने वाली अभी बताता हूं। सर 1 का मतलब बेटे, 1 का मतलब 1 का क्या मतलब होगा? माइनस t का मतलब है टैक्स का रेट, 40% है, 0.4। यानी कि हम कह सकते हैं ये 60,000 जो है 60% के बराबर है 40% टैक्स देने के बाद। और जो जितने परसेंट के बराबर होता है उसे उतने परसेंट से डिवाइड करें तो 100% की वैल्यू आ जाती है। 60,000 60% के बराबर है। 60,000 को जब 60% से डिवाइड करेंगे ना तो बेटे 100% की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। 1 और 1 ये 2 लाख है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस फाइनेंशियल, यह है 4 लाख यानी कि पीबीआईटी, और यह है 2 लाख। और यह आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा? और अब आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे। फॉर्मूला बेसिक वाला याद रखिएगा। बताइए इससे जस्ट पहले क्या फॉर्मूला आपने लिखा था, देख के बताइए। प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट अपॉन में। तो बेटे यहां फाइनेंशियल लीवरेज में कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट लेते हैं? बोलो ना भाई, फाइनेंशियल लीवरेज में कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट? प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। किसी को दिक्कत? अपॉन में बताओ फॉर्मूले में क्या लिखूं? प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। यह है बेटे 4 लाख, यह है 2 लाख।
फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, चीजों को हमें समझना है। ये आगे 2 टाइम्स। सर इसे 1 माइनस टी से क्यों डिवाइड करा? बिफोर टैक्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सर इसे बिफोर टैक्स ही क्यों बनाया गया, इसे आफ्टर टैक्स बना लेते। बेटे टैक्स हमारी जेब से जाता है, टैक्स भी हमारे लिए कॉस्ट है, तो हमें वो अमाउंट निकालना है कि जो हमारी कॉस्ट है। आफ्टर टैक्स करने का मतलब तो ये हो गया कि टैक्स हमारे लिए फिर एक बेनिफिट हो गया। टैक्स हमारे लिए क्या हो गया? तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड को एक साथ नहीं जोड़ सकते। प्रेफरेंस डिविडेंड को इंटरेस्ट के साथ जोड़ने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या बनाया गया? बिफोर टैक्स। और बिफोर टैक्स बनाने के बाद दोनों को ऐड किया गया। और किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाए कितने से डिवाइड करें? 1 माइनस टी से। अब क्यों करते हैं उसको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप ये नोट करिए बेटा। बेटे इसी क्वेश्चन में मुझे आप DOL निकाल के दिखा दो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सुनो बेटे, पूरा लिखना, प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। सर एग्जाम में लिखे आए ये फॉर्मूला नंबर मिल जाएंगे? हाँ बेटे मैंने एग्जाम के लिए ही बताया ही। सर बुक में नहीं है बेटे, कोई बात नहीं, फिर भी नंबर मिलेंगे इसी पर। और सर वो लिख दें उस पर भी मिलेंगे, दोनों एक ही तो बात है। बताओ प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना था? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जस्ट पहले प्रॉफिट कितना था? और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद जस्ट प्रॉफिट कितना था? डिवाइड कर दो। तीसरा DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। मगर ये भी होता है यार, बच्चे सुबह से पढ़ते रहते हैं शाम तक, फिर झंडू बाम की तरह फिर लग जाते हैं। कोई त्योहार नहीं बच्चों के लिए, कुछ नहीं। मगर बेटे एक दिन ऐसा होगा और सब आपका मुंह देखेंगे और आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। कितनी भी बेरोजगारी फैल रही है इस समय पूरी दुनिया में, CA लोग बेरोजगार नहीं है, सिर्फ CA अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये हो सकता है कि पहले 2 लाख मिल रहे हो और अब 1,80,000 मिल रहे हो, ये तो हो सकता है। ये नहीं है कि नौकरी नहीं है। और अगर आपको काम आता है तो फिर बहुत नौकरी है, फिर बहुत पैसा है। बताओ यहां क्या फॉर्मूला बनाएंगे इस जगह पर? प्रॉफिट, क्या लिखो? प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर? बिफोर क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट या कंबाइंड फिक्स कॉस्ट, अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर, तो वो भी कर सकते हैं। DOL इंटू में DFL भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टोटल फिक्स कॉस्ट है 6 लाख। बताना जरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 60,000 नहीं लिखूंगा बेटे, इस 60,000 को मैं 1 माइनस 0.4 से डिवाइड करूंगा, इसे ग्रॉस अप करूंगा। क्या करूंगा मैं? और ये 3 टाइम्स आ जाएगा। और अगर आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी ये 3 टाइम्स आ जाता। अब आप कहें तो मैं हटा दूं इसको, हटा दूं मैं इसको? बोलो बेटे। एक एग्जाम्पल आप करके दिखाना बेटा। हटा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4।
बेटे एसपीपीयू का मतलब समझ में आ रहा है? पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बेटे खुद करना है इसको। करिए बेटे, 10 मिनट है आपके पास। बेटे जब आपने सॉल्यूशन किया तो आप मुझे बताइए सबसे पहले आपने क्या किया, मतलब क्या सीधा फॉर्मूले लिख दिए, क्या बनाई आपने? बेटे यही की पॉइंट है। अगर लीवरेज का क्वेश्चन करना है ना तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट ढूंढो, क्वेश्चन में दी है या बनानी है। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं दी थी, पिछले क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दी थी, इसलिए आसानी से हो गया। तो लीवरेज का अगर क्वेश्चन करना है तो एक ही की पॉइंट है उसका, इनकम स्टेटमेंट। बिना इनकम स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और इनकम स्टेटमेंट बनाना आसान बात है। और ये वर्किंग नोट में बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखा बेटा आपने इनकम स्टेटमेंट में? रेवेन्यू या सेल्स, कुछ भी लिख दीजिए, एक ही बात है। सेल्स 2.5 लाख यूनिट्स इंटू में 12 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बेटे ये 30 लाख रुपए आ गया होगा आपका, माइनस वेरिएबल कॉस्ट ₹8 पर यूनिट, 15 लाख। बेटे यही आया है। कंट्रीब्यूशन, ये वो प्रॉफिट है जो किसी भी फिक्स कॉस्ट से पहले है, माइनस कितनी है बेटे? ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के जस्ट बाद वाला प्रॉफिट। इंटरेस्ट कितना लिया आपने बेटे? 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, उस पर 12% के रेट से 1,20,000 का इंटरेस्ट, ये आ गया 8 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बेटे टैक्स का रेट कितने परसेंट है? कितना आ गया बेटे? 3 लाख 52,000, 5 लाख। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रेफरेंस का डिविडेंड बताओ, वो भी 1 लाख। 10 लाख की कैपिटल है, 12% डिविडेंड का रेट है, 1,20,000। ये आ गया बेटे 4 लाख। ये आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बेटे नंबर 1 DOL निकालने के लिए आपने पहले फॉर्मूला बताइए क्या लिखा है? प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले प्रॉफिट कितना है बेटे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद कितना प्रॉफिट है? 10 लाख। 15 लाख डिवाइड बाई 1 टाइम्स। नंबर 2 DFL, इसमें क्या फॉर्मूला लिखा बेटा आपने? प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट। बताओ बेटे बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना प्रॉफिट है, और आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट देखो ऐसे निकालेंगे। 10 लाख में से माइनस कर दो बेटे, एक तो इंटरेस्ट 1,20,000, और प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है बेटे? 1,20,000 को ऐसे ही माइनस कर दूं या कुछ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डिवाइड
1 माइनस 0.4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख ये और 1,20,000 ये, 3,20,000 इसमें से माइनस करो, 6,80,000। 10 लाख डिवाइड बाई 6,80,000, बताओ बेटे कितना है? 1 पॉइंट। और डीसीएल निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो या वही लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। DOL इंटू में DFL, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। बताओ बेटे मल्टीप्लाई, बोलो बेटे। क्लियर है बेटे? बोलो। आज बस हमने ये सीखा है निकालते कैसे हैं, इसका यूज क्या है वो अभी हम नहीं सीख पाए, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। मैं इसको हटा दूं बेटे, इसको जरा DFL के बारे में फिर से लिखिए। लिखिए DFL इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल। ये जो आफ्टर है ना, आफ्टर, इसमें बेटे 3 केस हो सकते हैं आफ्टर में। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट है, जैसे आज के हमारे शुरू वाले एग्जाम्पल में सिर्फ इंटरेस्ट था, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो वहां पर हम प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट किसे बोलेंगे? देखो बेटे इसे बोलेंगे, PBIT में से ये माइनस कर देंगे बस। बेटे अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बेटे ये होगा PBT, इंटरेस्ट देने के बाद। और क्वेश्चन में मान लो इंटरेस्ट भी है और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी है, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया, तब होगा PBIT में से इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और क्या माइनस करेंगे बेटे? प्रेफरेंस का डिविडेंड, मगर उसे 1 माइनस T से क्या करेंगे? और ऐसा भी तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ प्रेफरेंस का डिविडेंड हो, बोलो बेटे, तब आप PBIT में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड, मगर तब भी प्रेफरेंस के डिविडेंड को 1 माइनस T से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप ऐसे प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं जो बिफोर टैक्स है, और प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है आफ्टर टैक्स, तो उसे ग्रॉस अप करके बिफोर टैक्स बनाते हैं। इन तीनों में से कोई एक होगा, बोलो बेटे, प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, और बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस को ही हम DFL कहते हैं। बेटे आप कहें तो फिर मैं इसको हटाऊंगा, जब आप कह देंगे तब। पहले ही बताइए जितना पढ़ा है वो समझ में आ रहा है आप सब लोगों के? अरे बेटे हटा दो इसको। सुनो बेटे, देखो इधर, किसी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना है तो 1 माइनस T से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, बिफोर टैक्स बनाना है तो 1 माइनस T से। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कहीं लिखा हो कॉस्ट ऑफ डेट, क्या लिखा हो? जनरली हम कॉस्ट ऑफ डेट बेटे इसे समझते हैं, और हमें समझना भी चाहिए, डेट पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो कॉस्ट ऑफ डेट होता है, समझना भी चाहिए। मगर
बेटे इंटरेस्ट देने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है बिफोर टैक्स, और इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से हमें टैक्स सेविंग होती है। ये समझना बहुत जरूरी है जो मैंने बोला है। मान लो बेटे आपका पीबीआईटी 10 लाख है, आप लोगों का, मेरा भी 10 लाख है। आपने 2 लाख, इधर ध्यान दो बेटे, आपने 2 लाख का इंटरेस्ट दिया, मैंने किसी से लोन नहीं लिया, मैंने अपना पैसा लगा रखा है, मैंने इंटरेस्ट भी नहीं दिया होगा। आप बताइए अब आपका प्रॉफिट कितना बचा इंटरेस्ट देने के बाद? जोर से बोलो। और मेरा कितना है? और मैं भी और आप भी दोनों 50-50% टैक्स देते हैं, तो आपने कितना टैक्स दिया होगा और मैंने कितना टैक्स दिया होगा? मैंने कितना टैक्स फालतू दिया आपसे? ये 1 लाख फालतू जो मैंने टैक्स दिया है, यानी कि आपने जो 1 लाख टैक्स कम दिया है, बताओ वो किसकी वजह से कम दिया है? इंटरेस्ट की वजह से। तो आपको लग तो रहा है कि आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट 2 लाख है, मगर 2 लाख नहीं है, उस 2 लाख जाने की वजह से 1 लाख टैक्स का बचा भी है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट को नहीं बोलते, इंटरेस्ट में से माइनस करते हैं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इसे बेटे माइनस करते हैं इंटरेस्ट में से। सुनना बेटे बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट में से क्या माइनस करते हैं बेटे? इंटरेस्ट टैक्स सेविंग ऑन 2 लाख रुपए जो आपके टैक्स इंटरेस्ट के गए, उसके जाने की वजह से 1 लाख रुपए आपका टैक्स का बच भी गया, बचा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 2 लाख रुपए गए इंटरेस्ट के, मगर उस 2 लाख रुपए इंटरेस्ट जाने की वजह से 1 लाख रुपए की टैक्स की आपको बचत भी हुई, तो आपका नेट जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है। बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 लाख रुपए क्या चीज है बेटे? इंटरेस्ट। ये 1 लाख रुपए क्या है? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ये कैसे आया? जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे आपने टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख, टैक्स का रेट 50%, 2 लाख को 50% से मल्टीप्लाई करा, 1 लाख आ गया। बताओ बेटे इसमें से इंटरेस्ट कॉमन ले सकते हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। अंदर क्या बचा? 1 माइनस। तो किसी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना हो, ये बना दिया। तो इंटरेस्ट को अगर आफ्टर टैक्स बनाना हो तो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई, और अगर इसको इंटरेस्ट को वापिस लाना हो तो कॉस्ट ऑफ डेट को 1 माइनस टी से क्या कर देंगे? इसको इधर ले जाएंगे। तो किसी चीज को बिफोर टैक्स बनाना हो तो 1 माइनस टी से डिवाइड कर दो, आफ्टर टैक्स बनाना हो तो 1 माइनस टी से। ये चीज जो है ये वाली, ये आफ्टर टैक्स है, और ये जो चीज है ये क्या चीज है? बिफोर टैक्स। तो ये मैंने इंटरेस्ट को लेके समझा दी बात, क्योंकि इसी चीज का आगे इस्तेमाल होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड को भी ऐसे ही करते हैं। वो जो अमाउंट आपने जहां जहां माइनस किया है प्रेफरेंस डिविडेंड का, वो उस प्रॉफिट में से है जिस पर आपने क्या दे दिया है? टैक्स। और टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। भाई प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो है, तो वो कौन से प्रॉफिट में हिस्सेदारी है? टैक्स देने वाले से पहले वाले प्रॉफिट में, टैक्स देने के बाद वाले प्रॉफिट में। इसलिए उसे हम कह रहे हैं कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है, इसलिए उसे बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमने 1 माइनस टी से वहां क्या किया है? डिवाइड। आइए इस बात को लिख लेते हैं, जब ये नोट कर ले तो आप, फिर हम लिख लेते हैं। नोट कर लो आप जल्दी से। बेटे आज भी पेपर है बच्चों का? कल है? कल नहीं, कल पेपर है ना उसका, क्या बोलते हैं, एफएमई को का, सी इंटर का। आज फाउंडेशन का पेपर आज है, इको का फाइनल का भी आज। इस बार सबसे टफ पेपर जो है वो अकाउंट्स का है। बच्चों को तो वही टफ लग रहा है जो 3 घंटे में ना हो पाए, सीधी सी बात है। अब जब सर ने टेस्ट लिया था ना, ये हमने लिख लिया। पहले ये बताओ आपको ये समझ में आ रहा है 1 माइनस टी से डिवाइड क्यों करना है, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई क्यों करना है? अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, जरा लिखिएगा। ये लास्ट नोट है आज की क्लास का। प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टी से
डिवाइड करते हैं ताकि उसे ग्रॉस अप का मतलब है बेटे बिफोर टैक्स किया जा सके। अगर ऐसा नहीं करते तो ये गलत होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बिकॉज इंटरेस्ट उस प्रॉफिट में से दिया जाता है जो टैक्स से पहले हो, यानी कि पीबीआईटी में से दिया जाता है। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड उस प्रॉफिट में से दिया जाता है अच्छा, अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था वो सबने कर दिया था या किसी ने मेरे करने के बाद किया है बेटे? सबने कर लिया था बेटे वो क्वेश्चन। उस प्रॉफिट में से दिया जाता है जो टैक्स देने के बाद बचा हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटे कोई बता सकता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट प्लस, बस इतना छोड़ दें बेटे। बोलो ये बात समझ में आती है सब लोगों को? क्लियर है ये बेटे बात? ये हमारा अभी एक पार्ट हो गया, अभी इसके दो पार्ट बचे हैं कि हम सीख क्यों रहे। ये तो कैलकुलेशन सीखनी, अभी हमें इसका इम्पैक्ट देखना है और फिर एक टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टोटल 3 पार्ट हैं, ये एक पार्ट है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे क्वेश्चन एक करके दिखा दीजिए, उसके बाद आज की क्लास को यहीं रोक देंगे बेटे। देखिए बेटे, मैं बुक्स के क्वेश्चन से शुरुआत नहीं कर रहा हूं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इको का मई 2018 का पेपर है, ये मई 2018 का, एक अटेम्प्ट छोड़ के उससे पहले वाले अटेम्प्ट का ये पेपर है। ये है नवंबर 2018 का पेपर, जो लास्ट अटेम्प्ट में आया है उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2018 का। मैं इसको अभी और बड़ा करके दिखा दूंगा। विजिबल है थोड़ा बहुत? विजिबल है बेटे? हाँ
सही है बेटे। और ये भी देख लो कितने नंबर का आया था। ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनी लिमिटेड। मैं क्यों ये मना करता हूं कि ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है। मैं इस बार के भी पेपर आपको दिखाऊंगा कि क्यों। टैक्स का भी देखना है इस बार का पेपर। 31 मार्च 2018 शेयर होल्डर के फंड दिए, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 12% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी और बेटे नीचे नॉन करंट और करंट एसेट दिए। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ द सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट इतना, टर्नओवर एसेट, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, ये दिया हुआ है। और मैं अभी ये भी दिखाऊंगा, मैंने खुद भी करा रखा है ये क्वेश्चन रजिस्टर पे, और आप कर लेंगे इसको, सबसे पहले इसी को कर लेंगे आप। इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है 25%। ऊपर बैलेंस शीट है, 4 इंफॉर्मेशन। देखिए क्या निकालना, बस ये क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट तो बनानी है हमको। 3 चीजें देखिए क्या, और कितने नंबर का है, 10। मैं क्वेश्चन मेकर हूं, 4 नंबर का ना दूं इसको मैं, लूट मार है ये। अब इसको भी ना करके आए, कोई कह दे आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं उसका मतलब इलाज नहीं है मेरे पास। अब ये मैंने पढ़ाया। अब देखना, ये रजिस्टर मेरा है, ये वाला पेज चल रहा था जो अभी मैं आपको लिखवा रहा था, ये वो पेज है। ठीक है। मैं कभी वैसे इस बारे में बिलीव नहीं करता कि क्वेश्चन पेपर को मैं अपने पढ़ाए हुए से पढ़ाऊं। मुझे मालूम है पढ़ाया हुआ आया है, कोई क्लास में ना आया हो तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, जरा सबसे पहली चीज देखो क्या लिखी है। यही लिखा हुआ है, सबसे पहले कराया यही क्वेश्चन है। कह रहा आपने कब कराया था, अब उसको क्या बताऊं, मतलब सो रहा था उस दिन पहली क्लास सोचकर। बेटे अच्छा चलो छोड़ो, ये समझ में आ रहा है। अभी हम वही क्वेश्चन करेंगे, मगर टर्नओवर रेशियोज में एक नई बात है, उसे सुन लो। रेशियो के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में सुनो। जब भी बेटे सुनना, जिन लोगों ने फाउंडेशन में रेशियो मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं मैं क्या बताऊंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जान ले और आगे जान भी लेंगे। कभी भी टर्नओवर रेशियो निकालना हो, कौन सी रेशियो, तो टर्नओवर ऊपर, एक्टिविटी नीचे। जोर से बोलो, टर्नओवर ऊपर, एक्टिविटी नीचे। मतलब जैसे आपको निकालना है एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बनाओ, टर्नओवर अपॉन एसेट्स, डेटर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन डेटर्स, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, बोलो बेटे, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बस टर्नओवर का मतलब हर जगह अलग अलग होगा, कहीं सेल होगा, कहीं कॉस्ट ऑफ सेल होगा, कहीं क्रेडिट सेल होगा, कहीं क्रेडिट परचेज होगा। और 3 जगह ऐसी हैं जहां एवरेज लेते हैं, डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री में हमेशा एवरेज लेते हैं। एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज इन्वेंट्री। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि वो रोज चेंज होती रहती है। डेटर डेली बेसिस पर एक जैसे नहीं रहते, क्रेडिटर और इन्वेंट्री। बाकी फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट पूरे साल एक जैसी रहती है ऑलमोस्ट, मगर ये 3 चीजें जो है रूटीन बेसिस पर चेंज होती रहती है। 3 चीजें, डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री, इसलिए इन तीनों में हमेशा अपॉन में एवरेज लेते हैं। टर्नओवर ऊपर, एक्टिविटी नीचे। अब उस फॉर्मूले में क्या था बेटे, एसेट टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला बनाओ बेटे, टर्नओवर अपॉन एसेट्स। अब जरा यहां देखना, इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए एक चीज गायब थी, उसका नाम था टर्नओवर। क्या नाम था, यानी कि सेल्स। अब आप बताना मुझे, देखना टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दी है, कितनी दी है, यहीं पर मैं लिख सकता हूं ना, एसेट टर्नओवर रेशियो, ATR, एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टर्नओवर अपॉन एसेट। एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है बेटे, टर्नओवर मुझे नहीं मालूम, एसेट तो मालूम है बेटे, 1 करोड़। 1 करोड़ टर्नओवर हो गई 5 करोड़, बट टर्नओवर पता चल गई, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, 3 करोड़, कंट्रीब्यूशन 2 करोड़, फिक्स कॉस्ट 20 लाख, बचा 1 करोड़ 80 लाख, 25% टैक्स का रेट, मगर उससे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 50 लाख का 12%, 6 लाख, 1 करोड़ 80 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे,
1,74,00,000। फिर उसमें से टैक्स का रेट माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस का डिविडेंड है नहीं, बोलो कर लोगे? चलो डालो क्वेश्चन नंबर 2 रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 2018 सीए इंटर। सबसे पहले ये कराने की वजह यह है कि आपको ये समझाना कि भाई पढ़ाया हुआ आता है, पढ़ोगे तो दिखाई देगा वहां। वो जो एग्जाम टाइम पर आप दूसरे बच्चों से प्रभावित होकर उनकी बुक्स देखकर और उधर कूद पड़ते हैं, वो बड़ा मुश्किल है समझाना। कुछ नहीं होना है उससे, बहुत सारे क्वेश्चन करके कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन को सही तरीके से करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं बेटे। ठीक है बेटे, ये हेडिंग डाल दी बेटे आपने। बस अब आपके सामने आप पहले इनकम स्टेटमेंट बना दो। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल दी बेटे आपने? बोलो बेटे। इसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बना दो। लीवरेज निकाल लेना बेटे घर पर। हमारी क्लास आज यहीं पूरी होती है।